हेलो दोस्तों। आज हम दोबारा से रिवरेंड इंसैनिटी कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। पड़ रही थीं। सूरज डूबते हुए लाल रंग में रंगा हुआ था और पूरब की ओर ढल रहा था। आसमान अभी भी उजला था, लेकिन चारों ओर हल्की धूसर छाया छा गई थी। खिड़की से बाहर झांकते ही दूर के माउंटेन गहरे काले रंग में डूबते जा रहे थे। बैठक का लाइट धुंधला था। आंटी और अंकल ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरे साये में छिपे थे। हाव भाव को पहचानना मुश्किल था। जैसे ही फैंग युआन 2 शराब के मटके लेकर अंदर आया, उसका अंकल गुयुए डोंगतू भौहें चढ़ाकर बोला, पलक झपकते ही तुम दोनों अब 15 साल के हो गए। चूंकि तुम दोनों में गू मास्टर बनने की प्रतिभा है, खासकर फैंग जिंग में, तो हम दोनों तुम पर गर्व करते हैं। मैं तुम दोनों को 6 प्राइमेवल स्टोन्स दे रहा हूं, ले लो। अपनी गू को रिफाइन करने में बहुत प्राइमेवल एसेंस लगता है, इसलिए तुम्हें इन प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत होगी। इतना कहते ही कुछ नौकर आगे बढ़े और फैंग युआन और फैंग जिंग को एक एक छोटा थैला पकड़ा दिया। फैंग युआन ने अपना थैला चुपचाप उठा लिया। फैंग शिंग ने तुरंत थैला खोला और देखा कि अंदर 6 अंडाकार धूसर सफेद प्राइमेवल स्टोन्स रखे थे। उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक उठा। वो कुर्सी से उठकर अपनी आंटी और अंकल की ओर मुखातिब हुआ। थैंक यू आंट और अंकल, आपके भतीजे को सच में प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत थी ताकि मैं अपनी प्राइमेवल एसेंस को रिप्लेनिश कर सकूं। आपने मुझे आज तक पाला है, ये उपकार मेरे दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अंकल मुस्कुराए और सिर हिलाया। आंटी ने तुरंत हाथ हिलाते हुए गर्मजोशी से कहा, बैठो बैठो। भले ही तुम दोनों हमारे सगे बच्चे नहीं हो, लेकिन हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। तुम दोनों का भविष्य बन सके, यही हमारे लिए गर्व की बात है। अफसोस कि हमारे खुद के बच्चे नहीं हैं। कई बार सोचा कि अगर तुम दोनों सचमुच हमारे बच्चे बन जाते तो कितना अच्छा होता। उनकी बातों में गहरा भाव छिपा था। फैंग जेंग कुछ नहीं समझा, लेकिन फैंग युआन की भौं हल्की सिकुड़ गई। अंकल ने बीच में कहा, मैंने इस बारे में अपनी आंटी से बात की है। हमने सोचा है कि तुम दोनों को गोद ले लें और असली परिवार बन जाएं। फैंग जेंग, क्या तुम राजी हो? फैंग जेंग पल भर को स्तब्ध हुआ, फिर तुरंत उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। सच कहूं तो जब से मेरे माता पिता मरे हैं, मैं हमेशा अपने परिवार की चाह रखता था। अगर आंटी और अंकल मेरे परिवार बन जाएं तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आंटी का चेहरा खिल गया और वो हंस पड़ी। तो फिर तुम हमारे अच्छे बेटे हो। अब हमें आंट और अंकल कहना बंद नहीं करोगे? पिता माता। फैंग जेंग ने तुरंत सुधार किया। आंटी और अंकल हंस पड़े। क्या अच्छा बेटा है, व्यर्थ नहीं गया हमारा तुम्हें 5 साल की उम्र से पालना। पूरे 10 साल हमने तुम्हें पाला है। आंटी ने आंसू पोंछे। अंकल ने चुप बैठे फैंग युआन को देखा और नरमी से बोले, फैंग युआन, तुम्हारा क्या कहना है? फैंग युआन ने सिर हिला दिया, पर एक शब्द भी नहीं कहा। बिग ब्रदर वुयुश अपनी नींद समझाने ही वाला था कि अंकल ने उसी स्वर में उसे रोक दिया। अगर ऐसा है तो फैंग युआन मेरे भतीजे, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। अब तुम 15 साल के हो, तुम्हें स्वतंत्र होना शुरू करना चाहिए। इस तरह तुम आसानी से अपने फैंग रक्तवंश को आगे बढ़ा सकोगे। अंकल ने तुम्हारे लिए 200 प्राइमेवल स्टोन्स आर्थिक सहायता के रूप में रखे हैं। 200 प्राइमेवल स्टोन्स। फैंग जेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी इतने प्राइमेवल स्टोन्स एक साथ नहीं देखे थे। उसके चेहरे पर जलन साफ झलक गई, लेकिन फैंग युआन ने फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया। फैंग जेंग हैरान रह गया। अंकल का चेहरा हल्का बदल गया और आंटी का चेहरा भी कठोर हो गया। आंटी अंकल, अगर और कुछ नहीं है तो आपका भतीजा अब चलता है। फैंग युआन ने उन्हें कोई और बात कहने का मौका न दिया। इतना कहकर उसने शराब के मटके उठाए और तुरंत हॉल से निकल गया। फैंग जिंग भी खड़ा हो गया। पिता माता, बिग ब्रदर ठीक से नहीं सोच रहा। अगर आप कहें तो मैं उसे समझाऊं। अंकल ने हाथ हिलाते हुए गहरी सांस ली। ये बात जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन बेटा, तुम्हारे दिल में जो भाव है उसी से मैं संतुष्ट हूं। नौकरों, यंग मास्टर फैंग जिंग का ध्यान रखो और उसे अच्छे से सेवा दो। तो आपका बेटा अब चलता है। फैंग जिंग भी बाहर चला गया और बैठक खाना खामोश हो गया। सूरज माउंटेन के पीछे छिप गया और बैठक खाना और अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद अंधेरे में अंकल की ठंडी आवाज गूंजी, लगता है ये नालायक फैंग युआन हमारी चाल समझ गया है। गुयुए क्लान के नियमों में साफ लिखा था कि सबसे बड़ा बेटा 16 साल की उम्र में परिवार की संपत्ति विरासत में लेने का हकदार होगा। फैंग युआन के माता पिता मर चुके थे और उनके पास एक बड़ी विरासत थी जिसे आंटी और अंकल देखरेख कर रहे थे। ये विरासत तो 200 प्राइमेवल स्टोन्स के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर फैंग युआन गोद लेने की बात मान लेता तो वो अपनी विरासत का हक खो देता, और अगर वो 15 की उम्र में स्वतंत्र होने की जिद करता तो क्लैन के नियमों के मुताबिक भी विरासत नहीं पा सकता था। खुशकिस्मती है कि हमने फैंग जेंग को अपने पक्ष में कर लिया है और फैंग युआन के पास तो सी ग्रेड की प्रतिभा है। अंकल ने चैन की सांस लेते हुए सोचा। तो पति, अगर फैंग युआन ने 16 की उम्र में स्वतंत्र होने की ठान ली तो हम क्या करेंगे? आंटी की आवाज हिस्टेरिकल थी। अगर वो बदतमीजी दिखाएगा तो हमें दोष मत देना।
हमें बस इतना करना होगा कि कोई बड़ा जुर्म उस पर डालकर उसे परिवार से बाहर निकाल दें, फिर उसकी विरासत का हक भी छिन जाएगा, अंकल ने ठंडेपन से कहा। लेकिन वो लड़का बहुत चालाक है, गलती कैसे करेगा? आंटी ने हैरानी से पूछा। अंकल ने आंखें तरेरते हुए फुसफुसाया, तुम सच में मूर्ख हो। अगर वो गलती नहीं करेगा तो हम उसे फंसाएंगे। शेनकुई को भेजो कि वो फैंग युआन को फुसलाए और फिर चिल्ला उठे कि उस पर असॉल्ट हुआ। हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि वो शराब पीकर बदमाशी कर रहा था। ऐसे में हम उसे परिवार से निकाल देंगे। पति, वाह कितना बढ़िया उपाय है। आंटी खुशी से झूम उठी। रात का अंधेरा और गहराता गया। आकाश में तारे बादलों में ढक गए। गांव के घरों में लाइट जलने लगी। गु युए फैंगजेंग को एक नए कमरे में ले जाया गया। यंग मास्टर फैंगजेंग, पुराने मालिक ने खुद ये कमरा आपके लिए तैयार करवाया है, मदर शेन ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। फैंगजेंग ने चारों ओर देखा, आंखें चमक उठीं। ये कमरा उसके पुराने कमरे से 2 गुना बड़ा था। बीच में विशाल बिस्तर, खिड़की के पास गुलाबी लकड़ी की मेज, उस पर स्याही और कागज का सुंदर सेट। दीवारें सजावटी सामान से सजी थीं और फर्श पर मुलायम हैंडमेड कालीन बिछा था। बचपन से उसने ऐसा कमरा कभी नहीं देखा था। वो लगातार सिर हिलाता रहा। ये तो बहुत अच्छा है, सच में बुरा नहीं, थैंक यू मदर शेन। मदर शेन अंकल आंटी की सबसे भरोसेमंद औरत थी। पूरे घर के नौकरों की देखरेख उसी के हाथ में थी। शेनकुई, जो फैंग युआन की सेवा करती थी, उसकी बेटी थी। मदर शेन मुस्कुराई। यंग मास्टर की कृपा की मैं हकदार नहीं हूं, ये तो मेरा फर्ज है। यंग मास्टर, आप निसंकोच खाइए पीजिए और आराम कीजिए। जो भी चाहिए बिस्तर के पास रखी घंटी बजाइए, तुरंत कोई पहुंच जाएगा। मालिक ने हमें आदेश दे दिए हैं, इन दिनों आप सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दीजिए, बाकी सब हमारे हवाले छोड़ दीजिए। फैंगजेंग के दिल में आभार उमड़ आया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन ठान लिया, इस बार मुझे पहला स्थान पाना ही है ताकि आंट और अंकल का मान रख सकूं। आसमान और डार्क हो गया। तारे बादलों में छिपे थे। आंट और अंकल जरूर मुझे निकालने की साजिश सोच रहे होंगे। पिछली जिंदगी में उन्होंने नौकरों को मेरे खिलाफ भड़काया और फिर मुझे फंसाकर परिवार से बाहर निकाल दिया। देखना है इस बार क्या बदलता है। फैंग युआन मन ही मन हंस पड़ा। वो पहले से जानता था कि उसके अंकल आंटी असली रूप से कैसे हैं, लेकिन ये भी समझता था कि इंसान हमेशा दौलत के लिए रिश्तों को कुर्बान कर देता है। चाहे अर्थ हो या ये दुनिया, लोग अपने स्वार्थ और फायदे के लिए रिश्तों, दोस्ती और प्यार तक को कुचल देते हैं। असल में रिश्ते जैसी कोई चीज होती ही नहीं। शुरू से ही अंकल आंटी ने फैंग युआन और फैंगजेंग को पालने का मकसद विरासत था, लेकिन दोनों भाई उनकी उम्मीद से अलग निकले। हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है। मेरे लिए तो और भी कठिन। न तो मेरे पास खास प्रतिभा है, न कोई टीचर। मुझे सब कुछ शून्य से शुरू करना है, लेकिन मेरे माता पिता की विरासत मेरे लिए एक बड़ी ताकत है। पिछली जिंदगी में अंकल आंटी ने विरासत छीन ली और मुझे कल्टीवेशन के रैंक 1 पीक स्टेज तक पहुंचने में 2 साल बर्बाद करने पड़े। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। फैंग युआन सोचते सोचते गांव से बाहर वाइन के मटके लेकर निकल गया। रात और गहरी होती गई। हवा में माउंटेन की ठंडक बढ़ गई। बारिश आने वाली थी, लेकिन उसे खोज जारी रखनी थी। अपने माता पिता की विरासत पाने के लिए उसे 16 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो फ्लावर वाइन मंक का ट्रेजर ही था जिसे वो हाथ में ले सकता था। गांव की गलियां खाली थीं। घरों की खिड़कियों से धुंधली लाइट झलक रही थी। हवा कचरा और पत्ते उड़ाती फिर रही थी। फैंग युआन के पतले कपड़े ठंडी हवा को नहीं रोक पाए। उसे ठंड का झोंका लगा तो उसने शराब का मटका खोला और एक घूंट पी लिया। भले ही शराब गंदी थी, लेकिन निगलते ही शरीर में गर्माहट दौड़ गई। ये पहली बार था कि उसने पिछले दिनों में शराब पी थी। जैसे जैसे वो गांव से बाहर बढ़ा, घर कम होते गए और लाइट भी धुंधली होती गई। आगे अंधेरा ही अंधेरा था। हवा तेजी से पेड़ों की डालियां हिला रही थी, मानो कोई बीस्ट दहाड़ रहा हो। फैंग युआन ने अपनी चाल धीमी नहीं की। वो गांव के बड़े दरवाजे से बाहर अंधेरे में निकल गया। पीछे हजारों घरों की लाइट चमक रही थी। उन रोशनी में एक गर्म कोना था। वहीं छोटा भाई फैंगजेंग मेज पर बैठा अपनी क्लास की नोट्स पढ़ रहा था। कमरे में तेज लाइट थी, दीवारें ठंडी हवा को रोक रही थीं। उसके पास ही गर्म जिनसेंग चाय रखी थी, कप से भाप उठ रही थी। यंग मास्टर फैंगजेंग, आपके लिए गर्म पानी से नहाने का इंतजाम हो गया है। दरवाजे के बाहर शेनकुई की नरम आवाज आई। फैंगजेंग चौंका, तो फिर अंदर ले आओ। शेनकुई कमरे में दाखिल हुई, कमर झुकाए, चेहरे पर खुशामदी मुस्कान थी। आपकी दासी यंग मास्टर को प्रणाम करती है। उसकी आंखों से मोहक इशारे झलक रहे थे। फैंग युआन तो सिर्फ C ग्रेड का था, लेकिन फैंगजेंग तो A ग्रेड प्रतिभा वाला था। उसे पा लेना सचमुच सबसे